नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी के अंतर्गत आज हम हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन सभी को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इनके साथ साथ जो भी फैक्ट्स बताता चलूँगा उनको भी अच्छे से समझते चलिए। यूपी टेट की तैयारी के अंतर्गत हिंदी के 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया। हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी टेट की तैयारी से संबंधित सभी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, बच्चों के भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। बच्चे की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। बच्चे की भाषा तार शैली में ही रहती है। बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की जो भाषा है वो तार शैली में ही रहती है। बच्चों की भाषा नियमबद्ध हो कोई ज़रूरी नहीं है, और बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की जो भाषा होती है वो तार शैली में ही रहती है। प्रश्न संख्या 2 है, भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हों, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए, व्याकरणिक नियमों पर बल दिया जाए। भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षक जितनी अच्छी तरीके से गतिविधि और युक्तियों के माध्यम से पढ़ाएगा, बच्चों को भाषा उतनी ही आसानी से और अच्छे से समझ में आएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको मालूम है हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। अब और कौन कौन सी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, मराठी, उर्दू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मराठी लैंग्वेज है इसकी भी जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, पंजाबी की आपको पता होगी, इसकी होती है गुरुमुखी। ठीक है, हिंदी और मराठी इनकी होगी देवनागरी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। तो हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रश्न पूछना, अपनी बात कहने का अवसर देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं विद्यालय आने से पहले उनको भाषा का ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का अंतर यह जानना है कि बच्चे क्या नहीं जानते। सतत और व्यापक आकलन की बात हो रही है। बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का अंतर यह जानना है कि, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन रखें। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का अंतर यह जानना है कि बच्चे किस तरह की त्रुटियां कर रहे हैं। त्रुटियों को पता करने के लिए सतत और व्यापक आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी होगी? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान या फिर पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक भूमिका जो होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम को पढ़ना। अगर भाषाई प्रयोग के नियम को अच्छे से पकड़ के चलेगा बच्चा तो बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेट तरीके से सीख पाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक
महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपके पास है भाषा के व्याकरण का नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। यानी भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है समृद्ध भाषिक वातावरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है पूछा है। सोद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। पाठ्य पुस्तक में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के व्याकरण की समझ को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। यहाँ पर भाषा के व्याकरण की बात हो रही है, तो भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्याख्या होनी चाहिए, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, बच्चे परवरिश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हों, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको मालूम है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। जब तक व्याकरण शिक्षण नहीं होगा बच्चे व्याकरण को नहीं सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ब्राह्मी, खरोष्टी, पैसाची या फिर कैथी? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई। आगे देखते हैं, व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन आपके पास है, व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए, व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग के विधि से दी जाए, छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए, व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। यहाँ पर बात हो रही है व्याकरण शिक्षक को सरल और रुचिकर बनाने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? तो छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। छात्रों को कोई भी नियम व परिभाषा रटने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें रटी जाती है वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह सकती। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हों, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट प्रश्न पूछा गया कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चे परवरिश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, ये व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में सही कथन है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना ये दो अलग अलग भिन्न संकल्पनाएं हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना जरूरी है, इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है, भाषा शिक्षक का परम दायित्व है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, मतलब बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना उन्हें इंगित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। अगर बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया करेंगे तो बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग
समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है, बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है, शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है, भाषा शिक्षक की कर्तव्य निष्ठा का द्योतक है। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ ले। भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग क्या करता है, ये आपको बताना है। तो भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। यानी जब हम किसी कक्षा में भाषा पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम संचार माध्यमों का प्रयोग करेंगे तो भाषा को हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। जो भाषा को सीखने के लिए आवश्यकताओं की ज़रूरत है वो पूरा करती है अगर हम संचार माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता ये पूछा जा रहा है। व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर अप्रत्यक्ष विधि। तो किस शिक्षण विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। जब भी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं तब भाषा शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 18 प्रश्नों पर बात की जो कि हिंदी भाषा से संबंधित थे। अब इन 18 प्रश्नों को आप दोबारा से एक बार जरूर देखिएगा ताकि इनके सभी के आंसर आपको पता चल जाएं, और अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंस जाए तो आप उसको गलत ना करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई डिमांड है तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।